हमारा स्टमक इतना पावरफुल एसिड बनाता है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि यही एसिड स्टमक को खुद क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता? और कौन सी सेल्स HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस और डाइजेस्टिव हार्मोन्स को बनाती है? तो आज समझते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की इन माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं काशिफ एजुकेशन। एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेल्स एंड देयर सिक्रीशंस। हम समझेंगे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक सेल्स और लिवर की क्या भूमिका है, मतलब क्या रोल है, और जानेंगे कि अलग अलग सेल्स कौन से एंजाइम्स, एसिड्स, म्यूकस, बाइकार्बोनेट, बाइल और हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू देख लें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेल्स एंड देयर सिक्रीशंस। तो उसमें सिलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकस सेल्स, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और जी सेल्स कवर होंगे। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक सेल्स और लिवर एंड बाइल सिक्रीशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं, अब एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ सिक्रीशंस, और दैट आर इसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रेगुलेशन। मतलब ये अलग अलग जो इनके फंक्शन हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। सो इन सिक्रीशंस में अगर हम देखें तो एंजाइम्स होते हैं, एसिड होता है, म्यूकस होती है, बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। तो देखो कितनी सारी चीज़ें जो हैं एक गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती हैं, जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं उसके अंदर होती है। अब अगर हम मेजर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो है सिलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक सेल्स और फिर लिवर। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। अब सबसे पहले हम सिलिवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सिलिवरी ग्लैंड सलीबा बनाते हैं। उसका मतलब है कि मुंह के अंदर जो लार बनती है, जो थूक बनता है, वो कौन सिक्रीट करता है? सिलिवरी ग्लैंड्स बनाते हैं। और ये ओरल कैविटी में होता है सब। अब सलीबा का काम क्या है कि ये हमारे फूड को मॉइस्चर करती है, नमी प्रोवाइड करती है। और ये कहाँ होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है और फैसिलिटेट्स स्वेलोइंग और प्रोटेक्ट ओरल टिश्यू। तो ये हमारे ओरल टिश्यू को प्रोटेक्ट भी करती है और जो स्वेलोइंग में हेल्प भी करती है। अब ह्यूमन के जो है वो 3 मेजर पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक तो पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरे सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें तो वो सिचुएटेड होते हैं फ्रंट ऑफ एंड बिलो द ईयर्स, मतलब कान के साइड में और अगली तरफ को और निचली तरफ को। सो दे मेनली प्रोड्यूस अ सीरस वाटरी सिक्रीशंस। सो देयर सिक्रीशन इज रिच इन सिलिवरी अमाइलेज, जो कि सिलिवरी अमाइलेज में रिच होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में रिच होती है और पानी में रिच होती है। तो सिलिवरी अमाइलेज क्या करती है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। मतलब सबसे पहले माउथ के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की। अब ये ग्लैंड जो है ये थोड़ा सा इनकी लोकेशन देखें तो लोअर जॉ के नज़दीक होते हैं, निचली तरफ को होते हैं। और उनकी सिक्रीशन जो है वो मिक्स्ड होती है और कंटेन बोथ सीरस कंपोनेंट्स एंड म्यूकस कंपोनेंट्स। तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन के मेजर कंपोनेंट क्या हैं? सीरस और म्यूकस। अब उनका काम क्या है कि ये जो ज़्यादातर जो सलीबा का कंपोनेंट होता है वो यही प्रोवाइड करती है। अब तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ग्लैंड्स लाई बीनीथ द टंग, जो कि जीभ के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और उनके सिक्रीशन जो है वो मोर म्यूकस होती है उसमें, और वो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन ऑफ द ओरल म्यूकोसा हेल्प करती है और फॉर्मेशन ऑफ द फूड बोलस करती है। तो मतलब तीनों टाइप के जो ग्लैंड्स हैं वो अपनी अलग अलग टाइप की सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। किसी में एमाइलेज ज़्यादा है, किसी में म्यूकस ज़्यादा है, किसी में सीरस सिक्रीशन ज़्यादा है। तो वो उसके ग्लैंड्स के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलीबा। तो सलीबा में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? एक तो उसमें पानी होता है, वाटर है। दूसरा है म्यूकस। तीसरा सिलिवरी एमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस जैसे कि लाइसोसोम्स और इम्यूनोग्लोबिन ई। तो देखो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक सलीबा बनाती है। इसलिए सलीबा जो है बड़े सारे जो हमारे पैथोजन्स हैं वो हमारे माउथ के अंदर ही उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सलीबा के फंक्शंस की बात करें तो ये ड्राई फूड को मॉइस्चर करती है, मतलब नमी प्रोवाइड करती है हमारी फूड को, और ये बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फूड को छोटे छोटे बाइट बना के गले में उतारना।
जो लुब्रिकेट करती है हमारी ओरल कैविटी को, और स्टार्च का डाइजेशन भी हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट होता है, स्लीवा हेल्प करती है उसमें। और ये असिस्ट टेस्ट बाय डिसॉल्विंग केमिकल्स, तो टेस्ट में भी हेल्प करती है। ये एसिड के लिए बफर का काम भी करती है यहाँ पे, और प्रोटेक्ट्स टीथ एंड ओरल म्यूकोसा, और कंट्रीब्यूट्स टू एंटी माइक्रोबियल डिफेंस। तो कितने सारे रोल जो है एक सलीवा प्रोवाइड करती है, परफॉर्म करती है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी पिक्टोरियल फॉर्म में ग्लैंड्स और उनके डक्ट्स को देख लें, तो पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कान की फ्रंट साइड को और निचली साइड को। और ये अगर हम पैरोटिड ग्लैंड्स के डक्ट की बात करें, तो कौन सा डक्ट जो है वो अपनी सिक्रीशन पैरोटिड से पहुंचाता है, दैट इज टेंसन्स डक्ट। और दूसरा है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये जीभ के निचले साइड की नीचे नीचे होता है ये प्रेजेंट। और डक्ट ऑफ रिविनस और वाटसन डक्ट। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो हम जॉ के निचली साइड को होता है, मैंडिबल के निचली साइड को। तो तीनों ग्लैंड जो है वो अपनी अपनी सिक्रीशंस देते हैं। हम डक्ट्स के साथ भी उन पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके देखें यहाँ पे, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन को कौन आगे पहुँचा रहा है माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, दैट इज टेंसन्स डक्ट। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसके सिक्रीशन को कौन पहुंचाता है माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, दैट इज वाटसन डक्ट। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उनकी सिक्रीशन को कौन पहुंचाता है, दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस। तो ये 3 टाइप के डक्ट हैं, 3 टाइप के ग्लैंड हैं, ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब हम फर्दर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, अब म्यूकोसा ऑफ द स्टमक जो है वो बड़े सारे ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो इसमें खुलते हैं स्टमक में। और ये ग्लैंड, इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और वो एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो मेजर सेल्स इंक्लूड म्यूकस सेल्स, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स एंड जी सेल्स। तो 4 सेल्स आपने याद रखने हैं जो कि स्टमक के अंदर होते हैं, मतलब वो गैस्ट्रिक पिट्स में होते हैं। वो अपनी अपनी सिक्रीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। म्यूकस सेल्स, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स एंड जी सेल्स। तो सबसे पहले हम म्यूकस सेल्स के बारे में बात करें, तो म्यूकस सेल जो है वो मतलब प्रेजेंट बोथ ऑन सरफेस ऑफ द स्टमक एंड विद इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये दोनों ही जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो स्टमक का सरफेस हो या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो। और इनका सिक्रीशन क्या होती है, दैट इज म्यूकस और बाइकार्बोनेट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, एक म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं और एक बाइकार्बोनेट को। दोनों ही एसिड का इफेक्ट जो है वो कम कर सकते हैं, कम करते हैं दोनों ही एसिड का इफेक्ट। अब इनके काम की बात करें तो जो म्यूकस है ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और बाइकार्बोनेट जो है वो ट्रैप्ड विद इन द म्यूकस हेल्प्स मेंटेन ए रिलेटिवली न्यूट्रल एनवायरनमेंट नियर दी एपिथेलियल सरफेस। मतलब अपने लिए ये कुछ बचा के रखता है, अपनी स्किन को बचा के रखता है बाइकार्बोनेट के कारण, जो कि एक जो एपिथेलियम के नज़दीक का एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल एसिडिक नहीं होने देता, उसको न्यूट्रलाइज करता है बाइकार्बोनेट के साथ। और ये जो म्यूकस बाइकार्बोनेट है ये एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि स्टमक की एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और फिर पेप्सिन और मैकेनिकल इंजरीज से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि अपने ही स्टमक के लिए हार्मफुल हो सकती हैं अगर वहाँ पे म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट ना हो। तो HCl, पेप्सिन और मैकेनिकल इंजरी। अब विदाउट दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म द स्टमक कुड अंडरगो ऑटो डाइजेशन। तो स्टमक जो है वो अपने आप को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा अगर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये इमेज में दिख रही है सबसे पहला पॉइंट, गैस्ट्रिक ल्यूमन, मतलब जो अंदर वाली जगह है, और म्यूकस लेयर कंटेन्स HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिसमें म्यूकस सेल्स भी है और जो सरफेस एपिथेलियम है और जंक्शन, यहाँ बड़ी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो जो HCl है उसके इफेक्ट को कम करना। जो गैस्ट्रिक ल्यूमन है वो हाईली एसिडिक होता है ड्यू टू HCl और पेप्सिन। और जो म्यूकस लेयर है वो क्या काम करती है, सिक्रेटेड बाय द सरफेस ऑफ म्यूकस सेल्स, और ये HCO3 को ट्रैप करके रखती है। और बाइकार्बोनेट जो है वो न्यूट्रल करते हैं, जो कि HCl का इफेक्ट होता है उससे और पेप्सिन से, और इंजरी से बचाते हैं। तो गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल जो हैं ये सरफेस म्यूकस सेल जो है वो लगातार म्यूकस सिक्रीट करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करते हैं। और जो टाइट जंक्शंस हैं वो बैक डिफ्यूजन को बचाते हैं। और जो सेल्स रिमेन इन ए नियर न्यूट्रल एनवायरनमेंट एंड आर नॉट डैमेज, मतलब हमारा पेट अपने आप को इस मैकेनिज्म से बचा के रखता है। और जो पेराइटल सेल्स हैं इसके अंदर, अब पेराइटल हमने पहले म्यूकोस सेल्स कर लिया, अब सेकंड नंबर पर पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर हम पेराइटल सेल्स भी कह देते हैं।
तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कौन से पार्ट में स्टमक के पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एक तो बॉडी होती है, एक फंडस होता है। हमने 4 पार्ट करी थी, पहला था कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, हमने 4 पार्ट करी थी। तो बॉडी और फंडस में जो पेराइटल सेल्स हैं इनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। क्या करता है कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसको एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए HCl का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये एक्टिवेट होते हैं HCl के कारण, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला जाता है। दूसरा है प्रोवाइड्स एसिडिक पीएच फॉर पेप्सिन एक्टिविटी। अब जो पेप्सिन जो बन गया, अब उसको एक्टिव करने के लिए, एक्टिविटी के लिए जो है वो HCl एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा जरूरी है होना। फिर प्रोटीन्स को डीनेचर करना, प्रोटीन्स कम्प्लेक्स होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर को तोड़ना। और ये बड़े सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने फूड के साथ खा लिए तो उनको ये पीएच कंडीशन के कारण मार देता है, ख़त्म हो जाते हैं बड़े सारे, तो हम बीमारियों से भी बचते हैं इसके कारण। और ये फैसिलिटेट रिलीज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, तो फूड में जो न्यूट्रिएंट हैं उनको भी डाइजेस्ट और रिलीज करने में हेल्प करता है। अब क्या मैकेनिज्म है HCl सिक्रीशन का, वो भी हम देख लें। अब जो पेराइटल सेल्स हैं तो उसमें CO2 और H2O जो है वो बाइकार्बोनेट बनाते हैं, H2CO3 बना देते हैं और मतलब उससे फर्दर हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। और दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक ऐसा एंजाइम जो कि इसके ब्रेक डाउन को स्टार्ट करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। कौन सा एंजाइम, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब हाइड्रोजन आयन जो है जो कि सिक्रीट होते हैं स्टमक ल्यूमन में, और फिर वो क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन और पोटेशियम ये जो ATPase प्रोटॉन पंप में हेल्प करते हैं। फिर क्लोराइड आयन जो है मूव इनटू द ल्यूमन और कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, फिर बना देते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl। तो कितनी कम्प्लेक्स प्रोसेस है और कितने आसान तरीके से हमारे स्टमक के अंदर ये हो जाती है। कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है, इट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये इसमें हाइड्रोजन और पोटेशियम ATPase प्रोटॉन पंप जो है वो फर्दर क्लोराइड के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब हम इंट्रिंसिक फैक्टर की बात कर लें तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि रिक्वायर्ड रहता है किस चीज़ के लिए, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन जिसका नाम विटामिन B12 है, जो कि यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर है वो उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, वो टर्मिनल इलियम में होती है, मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लास्ट पार्ट में जाके एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन स्टार्ट वो कहाँ से होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज जनरेटेड विद इन द स्टमक। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए इंट्रिंसिक फैक्टर की तो क्या होगा, तो इम्पेयर्ड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन हो जाती है और उससे बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है, और उनमें से परनीसियस एनीमिया जो है एक बहुत बड़ी कारण है, बहुत बड़ी जो एक डिजीज़ है वो पैदा हो सकती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पिक्टोरियल रिव्यू कर लें तो जो पेराइटल सेल्स हैं वो HCl क्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक ल्यूमन में, और अब यहाँ पे जो हमने ऊपर जो प्रोसेस समझ ली, रिएक्शन समझ ली कि CO2 और H2O मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देते हैं और फिर वो फर्दर टूटते हैं और हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन बना देते हैं। फिर वो फर्दर जो है वो ATPase पंप के कारण उसके साथ मिलकर हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड की प्रेजेंस में फर्दर HCl बना देता है। तो ये प्रोसेस सारी स्टमक के अंदर होती है। और अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन देख लें तो एक बार फिर से यहाँ रिवाइज कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देते हैं और फिर हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बन जाता है, और फिर ATPase पंप की हेल्प से हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन जो है वो क्लोरीन के साथ जो है वो ल्यूमन में HCl बना देते हैं। तो ये मेन मैकेनिज्म रहा HCl सिक्रीशन का, और किसके द्वारा होती है, ये पेराइटल सेल्स के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं चीफ सेल्स की। तो चीफ सेल्स को हम जीमोजेनिक और पेप्टिक सेल्स भी कह देते हैं। तो जीमोजेनिक या फिर पेप्टिक सेल्स, और ये बड़े सारे कौन से रीजन में होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब पेप्सिनोजन की बात करें तो पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, और इनएक्टिव फॉर्म जो है जिमोजन एक प्रिकर्सर है, एंजाइम प्रिकर्सर है, या फिर उसको इनएक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं। तो अब ये एसिडिक ल्यूमन में स्टमक के पेप्सिनोजन से पेप्सिन में बदल जाता है। इसको कौन बदलता है, HCl की प्रेजेंस इसको किस चीज़ में बदल देती है,
पेप्सिन में बदल देती है। अब पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, और फिर पेप्सिन जो है, रिलीज ऑफ पेप्सिन इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर, और फिर क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक सेल्स फ्रॉम द सेल्फ डाइजेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। अब गैस्ट्रिक लाइपेज जो सिक्रीट हो रहा है उसमें से, तो वो लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। और ऑल्दो पैनक्रियाटिक लाइपेज इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन एडल्ट्स, तो ये कहाँ होएगा? ये फिर जाके इंटेस्टाइन के अंदर होगा ऐसा। अब यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जो पेप्सिनोजन है दैट इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, उसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में जब HCl मिलता है उसको, और फिर पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ के। तो यहाँ पे इमेज में भी हम देख पा रहे हैं कि चीफ सेल्स पेप्सिनोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेप्सिनोजन को HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में बदला जाता है एक्टिव फॉर्म में, और पेप्सिन फिर फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन करते होते हैं। और यहाँ पे फिर से जो इमेज में दोबारा से दिखाया गया है, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। और अब जी सेल्स क्या हैं? दे आर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ समझने वाली, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। और ये कहाँ होते हैं? पाइलोरिक रीजन में होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं सिक्रीट हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं? एक तो गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन क्या काम करता है? गैस्ट्रिन ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होता है, और जो कि स्टमक पे काम करता है। अब इसमें क्या होगा? गैस्ट्रिन के फंक्शंस भी हम देख लें। तो गैस्ट्रिन क्या काम करता है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो जो स्टमक में एसिड की सिक्रीशन है उसको गैस्ट्रिन कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, और सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और इनडायरेक्टली एनहेंसेस डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। अब गैस्ट्रिन सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? तो गैस्ट्रिन तो स्टमक को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन गैस्ट्रिन को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड्स एंड एमाइनो एसिड्स इन द स्टमक। जब हम प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो वो खाना गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो एंटेरो एंडोक्राइन हार्मोन को जो सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा, और फिर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को अलाउ करेगा। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन जो है वो इसको स्टिमुलेट करती है और बेगल स्टिमुलेशन करती है। मतलब जो स्टमक है उसकी एक्टिविटी ही इस हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, और वो फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। अब गैस्ट्रिन जो है एक हार्मोन है दैट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अब हम इसको दोबारा से पिक्टोरियल फॉर्म में समझ लें तो क्या होता है कि जो फूड है हमारे स्टमक में, फूड की जो प्रेजेंस है, वो जो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और जो पेप्टाइड्स प्रेजेंट हैं वो स्टमक को स्ट्रेच कर देते हैं, और वो कौन से सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं? जी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। अब जो जी सेल्स हैं वो क्या फंक्शन करेंगे? जो पाइलोरिक एंड है, ठीक है, उसमें से जो उसकी डिस्टेंशन है उसको डिटेक्ट करेंगे, और फिर गैस्ट्रिन रिलीज होगा उसमें। और जब जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज कर देंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो फर्दर जो है वो गैस्ट्रिन क्या काम करता है? HCl की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो कितने सारे काम जो है वो गैस्ट्रिन कर रहा है, और गैस्ट्रिन को कौन सिक्रीट कर रहा है? जी सेल्स, और वो कौन से एरिया में होते हैं? ज़्यादा पाइलोरिक रीजन में होते हैं। तो इंक्रीज जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी से क्या होगा? HCl इंक्रीज हो जाएगा, पेप्सिनोजन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, और गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, मतलब डाइजेशन जो है वो अच्छे से काम करेगा, अपना डाइजेशन होगा। तो मैकेनिज्म और ओवरऑल इफेक्ट देखें तो हमने फूड खाया, प्रोटीन रिच फूड खाया, और उसने जी सेल्स को स्टिमुलेट किया, जी सेल्स ने फर्दर गैस्ट्रिन रिलीज किया, और गैस्ट्रिन ने फर्दर पेराइटल, चीफ सेल्स और स्टमक के जो मसल सेल्स है, बड़े सारे सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया, और उन्होंने अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करी, और फिर फूड डाइजेशन जो है वो वहाँ पे अल्टीमेटली कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद सेल्स अरेंज्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पिट टू द डीपर रीजन। मतलब ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ को ये जो एपिथेलियम में जो पिट होता है उसके अंदर स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर डीप अंदर तक जो है उनकी प्रेजेंस होती है। आगे हम इमेज में भी समझेंगे। तो सरफेस म्यूकस सेल्स होते हैं, उसमें म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, फिर अंदर की तरफ को पेराइटल सेल्स भी होंगे, फिर चीफ सेल्स होंगे, और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे सेल जो हैं यहाँ पे हम उनको कलर से थोड़ा सा मतलब डिफाइन कर सकते, देख सकते हैं कि जो रेड कलर में हमें म्यूकस सेल्स दिखेंगे, पेराइटल सेल जो है ब्लू कलर, पर्पल कलर में चीफ सेल्स, और ग्रीन कलर जो है वो जी सेल्स दिखेंगे हमें। तो आगे इमेज में हम उनको देखते हैं। तो गैस्ट्रिक ल्यूमन है, ये स्टमक का ल्यूमन है, और ल्यूमन के अंदर की तरफ को पिट है। तो पिट में एक तो गैस्ट्रिक पिट, और ये गैस्ट्रिक पिट ये रहा,
ये गैस्ट्रिक पिट ये रहा, ये गैस्ट्रिक पिट है, यहाँ नहीं है, ये गैस्ट्रिक पिट यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे लेवलिंग थोड़ी सी। तो गैस्ट्रिक पिट जो है ये शैलो इन्वेजिनेशन है सरफेस एपिथेलियम की और लीडिंग टू द ग्लैंड। अब सरफेस म्यूकोसा है ये, इस तरफ हम इसकी सरफेस म्यूकोसा, हम इसकी लेवलिंग लेयर वाइज लेयर भी देख रहे हैं। फिर इसके म्यूकस सेल जो हैं, म्यूकस सेल क्या करते हैं, ये लाइन द गैस्ट्रिक पिट एंड अपर ग्लैंड, और ये क्या स्क्रीट करते हैं, म्यूकस स्क्रीट करते हैं, जो कि हमारी एपिथेलियम को एसिड के इफेक्ट से बचाती है। फिर पेराइटल सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हमने देखे थे ब्लू कलर में है, ये कहाँ, नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सिक्रीट करते हैं। फिर चीप सेल्स हैं, दे आर लोकेटेड इन द बेस रीजन, और क्या, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, और पेप्सिनोजन जो है फर्दर जो है वो पेप्सिनोजन के साथ जो है वो गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करते हैं। और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो इनएक्टिव कब होते हैं, जब उनको HCl मिलता है ल्यूमन के अंदर, और फिर वो एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन की डाइजेशन का काम करते हैं। और फिर है जी सेल्स, फोर्थ टाइप ऑफ द सेल, जो कि लेमिना प्रोपरिया में होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये बेस में होते हैं और फिर ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन और रेगुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो ये हार्मोनल रोल है इनका। बाकी अगर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें अब हम आगे, तो इंटेस्टाइन में जो है वो, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उसमें बड़े सारे ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, उनको क्रेप्ट्स ऑफ लिवरकून कहा जाता है और उनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। यहाँ नई टर्म आई, दैट इज क्रेप्ट्स ऑफ लिवरकून, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जो बिलाई होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ इनके अंदर भी कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, जैसे हमने स्टमक में पढ़ा ना कि 4 टाइप सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो उनकी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एंटेरोसाइट्स की। एंटेरोसाइट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये माइक्रोविलाई होते हैं इनके ऊपर, जो कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाते हैं। मतलब विलाई है, उसके सरफेस के ऊपर भी फर्दर हमें छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या ब्रश लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, तो इसको जो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहा जाता है। अब उनका सरफेस जो है कंटेन्स इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, पेप्टाइडेजेज हो गया, एंटेरोपेप्टाइडेजेज हो गया। मतलब न्यूमरस एंजाइम्स आर देयर, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी सिक्रीशन कर रहे हैं जो कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टाइडेज और एंटेरोपेप्टाइडेज रिलीज करते हैं। अब ये एंजाइम्स जो हैं, जो डाइजेशन की प्रोसेस जो माउथ और स्टमक में स्टार्ट हुई थी उसको फाइनल स्टेज पे पहुंचाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं नियर द एपिथेलियल सेल। तो ये एंजाइम याद रखने वाले हैं, आपने याद रखने, ये कहाँ से क्रिएट होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्रेप्स ऑफ लिवरकून के अंदर या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर क्रिएट होते हैं। फिर गॉबलेट सेल्स हैं, एक तो हमने जी सेल्स पढ़ा था, अब ये गॉबलेट सेल्स है, ये अलग है, ये इंटेस्टाइन के। तो गॉबलेट सेल जो है ये क्या काम करते हैं, ये म्यूकस क्रिएट कर रहे हैं, और म्यूकस लुब्रिकेट करती है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को, और इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करती है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को, और फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द काइम, जो काइम हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हुआ था उसकी मूवमेंट को फर्दर आगे प्रोसीड करती है। अब उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ द सेल आया, जिनको पेनेथ सेल्स कहा जाता है। तो पेनेथ सेल्स क्या है, दीज सेल्स आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स, और ये क्या सक्रीट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस सच एज लाइसोजाइम्स और डिफेंसिन्स। तो मतलब ये जो पैथोजेंस हैं उनको मारने का काम करते हैं, ऐसी स्क्रीशंस करते हैं जो हमारे गट में पैथोजेंस को मारती है, हमारी डिफेंस में हेल्प करती है। तो वो स्क्रीशंस क्या हैं, लाइसोजाइम्स हैं और डिफेंसिन हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट टू इन्नेट डिफेंस, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, और इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो हमें हमारी बॉडी के डिफेंस में काफ़ी रोल प्ले किया जाता है पेनेथ सेल्स की स्क्रीशन द्वारा। फिर है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ये कौन से हैं, दीज सेल्स क्रिएट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। पहले गैस्टर जो हमारे स्टमक का हार्मोन था, अब इंटेस्टाइन का हार्मोन आ गया, और इसके एग्जांपल देखें तो एक सिक्रीटिन है, कोलेसिस्टोकिनिन है, और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड है, और मोटिलिन है। तो इन हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक सिक्रीटिन है, कोलेसिस्टोकिनिन है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड है, और मोटिलिन। तो इन जो हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सिक्रीशन और मोटिलिटी में, जो खाना मूव होता है उसकी मोटिलिटी में ये हेल्प करेंगे। अब उसके बाद अगले सेल्स के टाइप आए, दैट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल जो है वो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये लगातार एपिथेलियल सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। और दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियम जो सेल्स हैं
वो मतलब रैपिड टर्नओवर होती है, मतलब लगातार पुराने नए सेल जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ सेल्स की एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, तो स्टेम सेल्स, एंटेरोसाइट, गॉबलेट साइट, एंटेरो एंडोक्राइन सेल और पेनेथ सेल्स, तो ये सारे सेल जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं, ताकि वो एपिथेलियल सेल्स को रेप्लेनिश कर सकें और दैट माइग्रेट अपवर्ड्स टू दी विलर स्टेप एंड आर शेड। तो लगातार ये चेंज होते रहते हैं, अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं और अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करते रहते हैं। अब इनके की फंक्शन क्या है, एक बार फिर देख लें। जो विलस है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है। एंटेरोसाइट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीशन करते हैं ताकि प्रोटेक्ट हो इंटेस्टाइन। एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन करते हैं। जो पेनेथ सेल्स हैं वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं, डिफेंसिन जो है वो सब्सटेंस है, हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। और स्टेम सेल जो है वो कंटिन्यूस रिन्यूएबल ऑफ एपिथेलियम करते हैं। तो इंटेस्टाइनल वाइलस और क्रेप्ट ऑफ लिवर कोन अगर हम यहाँ देखें तो थोड़ा सा हमें लास्ट व्यू यहाँ पे दिखेगा। तो एक लेमिना प्रोप्रिया, ब्लड वेसल और हमें साथ में लेक्टील्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो लेक्टील जो है वो येलो कलर में सेंटर में दिख रहा हमें, और एक तरफ को रेड कलर में ब्लड वेसल दिख रही है, एक में हमें ब्लू कलर में दिख रही। तो ये हमारी ब्लड सप्लाई है जो लगातार हमारी एब्जॉर्प्टिव जो एब्जॉर्ब्ड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये कैरी करती है। और यहाँ विलस का एक पार्ट दिखाया हुआ है, हमें कट सेक्शन दिखाया हुआ है। तो अगर हम इनको वन बाई वन करें सेल्स को, तो एंटेरोसाइट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो हैं और वो ब्रश बॉर्डर होती है उनकी एपिथेलियम, जिसमें माइक्रोविलाई होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। दूसरे टाइप के सेल गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि लुब्रिकेट करती है एपिथेलियम को, प्रोटेक्ट करके रखती है। तीसरा है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि सिक्रीटिन, सीसीके, और जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है। फिर पेनेथ सेल्स, तो पेनेथ सेल जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी लेबलिंग में मिस्टेक है। तो पेनेथ सेल जो है वो येलो कलर में है, ये पेनेथ सेल है, और जो पर्पल कलर में है तो वो वाले सेल जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, और उनकी लेबलिंग अगर हम देखें तो थोड़ी सी लेबलिंग में यहाँ आप कलर से डिफ्रेंशिएट खुद ही कर लेना। फिर है स्टेम सेल्स, तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं एट द बेस ऑफ द क्रिप्ट, वो प्रोलिफरेट करते हैं और नए एपिथेलियल सेल्स को बनाते हैं जो कि लगातार रेप्लेनिश करती रहती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को। तो अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशन के लिए थोड़ी सी। तो जो इंटेस्टाइन जो है वो लगातार एक वाटरी सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है, उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, और इसको सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस, ये याद रखने वाली टर्म है कि सक्कस एंटेरिकस कहाँ प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइन, और इसको हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं जो कि दे आर मेनली एसोसिएटेड विद द ब्रेस्ट बॉर्डर। और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो है वो क्या काम करती हैं, एक तो डाइल्यूट करती हैं काइम को और प्रोवाइड अ सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर द डाइजेशन और सपोर्ट फाइनल एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन और फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। मतलब ये एक ऐसे एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है और उसके साथ जो है वो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे कैरी करी जाती है, वहाँ एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब जो पैनक्रियाज है एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है कि ये एक्सोक्राइन का रोल भी करता है और एंडोक्राइन का रोल भी करता है। मतलब ऐसा और कोई ग्लैंड नहीं है बॉडी में जो कि दोनों ही काम करे, एज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन बिहेव करता है, पैनक्रियाट। जो पैनक्रियाज है वो एक्सो और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह काम कर सकता है। अब जो डाइजेशन है उस प्रोसेस में इसका एक्सोक्राइन पोर्शन काम करता है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है, अब इसमें दो मेजर एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, एक तो एसिनर सेल्स होते हैं और दूसरे डक्टल सेल्स। ये याद रखने वाले सेल्स हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स याद रखने हैं, हमारे बकल कैविटी में भी सेल्स हैं, हमारे स्टमक में भी सेल्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन में भी सेल्स हैं। और अब हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाज के सेल्स की, तो एसिनर और डक्टल सेल्स की बात हो रही है। तो पहले एसिनर सेल्स की ही बात कर लेते हैं पैनक्रियाज की। तो ये सिंथेसाइज करते हैं और सक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो उन एंजाइम्स में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनके डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज की प्रोडक्शन होती है, जो जबकि हमारी बकल कैविटी में सिलेबरी एमाइलेज होता है। फिर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिनोजन की प्रोडक्शन होती है, कहाँ होती है, पैनक्रियाज के अंदर। काइमोट्रिप्सिनोजन की प्रोडक्शन होती है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की, और फिर प्रो इलास्टेज की प्रोडक्शन। तो कितने सारे एंजाइम जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि एसिनर सेल्स की प्रोडक्शन है ये। दूसरा है लिपिड। तो लिपिड के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, तो ये एंजाइम लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर है न्यूक्लिक एसिड्स।
अब न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए और आरएनए, तो उसके लिए राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज जो है वो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं एसिनर सेल्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बड़े सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं आर रिलीज्ड एज इनएक्टिव जिमोजन, या इनको जाइमोजन भी कह सकते हो आप, जो कि प्रिवेंट डैमेज टू द पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज खुद जो है वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे, तो उनको इनएक्टिव फॉर्म में पैनक्रियाज रिलीज करता है, और वो एक्टिव तब होते हैं जब उनको सुइटेबल मीडियम मिलता है। अब एक बार हम इसको फिर देख लें। कार्बोहाइड्रेट के लिए पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज, ये सारे इनएक्टिव हैं। लिपिड के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। अब हम बात करते हैं डक्टल सेल्स की। पहले हमने बात की एसिनर सेल्स। तो डक्टल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे सिक्रीट बाइकार्बोनेट आइंस, और बाइकार्बोनेट जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक पीएच को, जो कि स्टमक से चल रही है, जो काई में ड्यूडेनम के अंदर पहुंच गई स्टमक से। तो स्टमक में तो एसिड था, तो खाना एसिड के साथ मिला हुआ, तो एसिड तो आएगा ना उसके साथ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो डक्टल सेल की सिक्रीशन जो है, जो फ्लूइड है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाइकार्बोनेट आइंस, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं उस एसिडिक पीएच को, और दिस प्रोटेक्ट्स द ड्यूडेनल म्यूकोसा, और रेज करती है पीएच को, मतलब कम पीएच से ज़्यादा पीएच पे लेके आती है, ताकि वहाँ पे ऑप्टिमम एनवायरनमेंट बन सके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पिक्चर में देख लें तो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज जो है वो कुछ सिक्रीट कर रहा है। एसिनर और डक्ट सेल्स जो हैं दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट टू ड्यूडेनम। तो यहाँ पे हमें जाइमोजन्स दिख रहे हैं और एसिनर सेल्स हैं। एसिनर सेल जो है वो एमाइलेज भी बना रहे, लाइपेज बना रहे, प्रोटीएज बना रहे और न्यूक्लियेजेज बना रहे, और जो डक्टल सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट आइंस बनाते हैं। उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे उनके साथ फंक्शन पढ़ लेते हैं। जो एसिनर सेल्स हैं, एसिनर सेल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएजेज और न्यूक्लियेजेज। प्रोटीएजेज में पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारी चीज़ें आ जाती है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और डक्ट सेल्स में बाइकार्बोनेट आइंस जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कि पीएच को रेगुलेट करते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो मिक्स सिक्रीशन है, एंजाइम और बाइकार्बोनेट आयन वो दोनों को लेके जाती है, और जो ड्यूडेनम है वहाँ पे ये सारे पहुँच गए तो वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। एक तो पीएच न्यूट्रल होगी वहाँ पे, जो एंजाइम रिच सिक्रीशन है जैसे एसिड्स हैं वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक प्रोटीएज, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। अब जब ड्यूडेनम में पहुँच गए तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। तो उनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करेंगे एंटेरोपेप्टाइडेज, और फिर वो ट्रिप्सिन में बदल जाएंगे, और एंटेरोपेप्टाइडेज जो है वो उसको ट्रिप्सिन में बदल देते हैं, और फिर ट्रिप्सिन जो है फर्दर एक्ट करती है किसको, पैनक्रियाटिक जो जाइमोजन्स है जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको किस में बदलते हैं, वो काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। देखो ट्रिप्सिनोजन जो है उसको एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन में बदल रहे हैं। अब ट्रिप्सिन जो है यहाँ रोल प्ले कर रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल रहा है। तो ये स्टेप समझने वाला है। अब जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिव फॉर्म में बदला जा रहा है, और कुछ एडिशनल ट्रिप्सिनोजन है उनको फिर से ट्रिप्सिन में बदला जा रहा है। सो ये एक्टिवेशन सिस्टम जो है वो पैनक्रियाज को, पैनक्रियाटिक टिश्यू को ऑटो डाइजेशन से बचाता है। अगर इनएक्टिव फॉर्म में ना हो तो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर ले पैनक्रियाज। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें। जो सिक्रीशन होती है वो पैनक्रियाटिक एसिनर सेल जो है वो जाइमोजन सिक्रीट करते हैं, प्रोटीएजेज, और जो कि ड्यूडेनम में पहुँच जाता है। जो जाइमोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज, वो ट्रिप्सिन फर्दर उस पर एक्ट अपॉन करती है। और इनिशियल एक्टिवेशन में ट्रिप्सिनोजन जो है उसको एंटेरोपेप्टाइडेज जो है वो एक्टिवेट करता है और उसको ट्रिप्सिन की फॉर्म में बदल देता है। और जो कैस्केड एक्टिवेशन है ट्रिप्सिन, फिर ट्रिप्सिन क्या करती है, ये फर्दर जाइमोजन जो है उनको पैनक्रियाटिक प्रोटीजेज में एक्टिवेशन लाती है। तो ट्रिप्सिन यहाँ देखो, ट्रिप्सिन क्या कर रही है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल रही है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल रही है, और प्रो इलास्टेजेज को इलास्टेज में बदल रही है। वो फर्दर जो है वो अपना काम करते हैं, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज में टूटते हैं। तो ये सारे क्या है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोक्सिल एंड ऑफ द पेप्टाइड है, और ये भी स्मॉल न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। तो उनको फर्दर तोड़ा जाता है। अब ट्रिप्सिन जो है यहाँ पे भी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाता है, और फिर काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और इलास्टेज, तो ऐसे करके जो है ये सारी मतलब कैस्केड ऑफ एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। अब हम बात करते हैं लिवर की।
तो लिवर का डाइजेशन में मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन तो नहीं करता डाइजेस्टी, पर ये एक सिक्रीशन करता है जिसको बाइल कहा जाता है। तो पहली बात तो लिवर जो है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है और बड़े सारे डाइजेस्टिव रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है, पर यहाँ पे जो डाइजेशन प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें ये बाइल की सिक्रीशन करता है। और बाइल जो है लगातार हेपेटोसाइट्स, ऐसे सेल्स हैं जिनको हेपेटिक सेल्स कहा जाता है, उनको हेपेटोसाइट्स, तो ये भी एक सेल की टाइप है। हमने पेनक्रियाज में एसिनर सेल्स पढ़ा और डक्टल सेल्स पढ़ा, तो यहाँ पे हेपेटोसाइट्स हैं। ये फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं कैनालिकुली के द्वारा और हेपेटिक डक्ट के द्वारा, और उनको गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट और स्टोर कर लिया जाता है। अगर बाइल की कंपोजिशन की बात करें तो बाइल जो है उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उसमें पिगमेंट्स होती हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं और पानी होता है, वाटर होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो बाइल के अंदर कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, सिर्फ इसमें जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं और ये जो कंपोनेंट्स बताए हमने ये होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव रोल में ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है इंस्टेड ऑफ केमिकल डाइजेशन। तो ये फिजिकल एंड केमिकल हैंडलिंग ऑफ लिपिड्स। अब बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो बाइल सॉल्ट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, और ये एम्फीफैटिक नेचर के होते हैं, मतलब अलाउज देम टू इंटरेक्ट विद बोथ वाटर एंड लिपिड, तो पानी और लिपिड दोनों के साथ ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। और दिस मेक्स देम इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन, तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ बाइल की फॉर्मेशन हेपेटोसाइट्स में हो रही है और हेपेटोसाइट्स से उनको कैनालिकुली के द्वारा जो फर्दर गॉल ब्लैडर में छोड़ा जाता है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट जो है फर्दर उनको ट्रांसपोर्ट करता है हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में जाके ये फर्दर जो है एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स करता है। तो इस इमेज को हम ऐसे यहाँ समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। तो एमल्सिफाई करता है, ये लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। दूसरा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फैट्स के थ्रू लाइपेज के एक्शन के लिए, और मिसेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, और फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स, और एड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए डी ई के, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, मतलब उसको एमल्सिफाई करके अवेलेबल करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर बाइल पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो बाइल पिगमेंट्स जो है वो बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन ड्राइव्ड लार्जली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो हमारा ब्लड है उसका हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो बिलीरुबिन पिगमेंट बनती है, और इट इज़ प्रोसेस्ड बाय द लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय इन द बाइल, तो बाइल में एक्सक्रीट होता है। सो बाइल हैज़ बोथ डाइजेस्टिव फंक्शन एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब अगर बाइल की सिक्रीशन और रिलीज की बात करें तो जो बाइल फॉर्मेशन जो है वो लिवर में लगातार होती रहती है, और इट्स डिलीवरी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली इंक्रीज आफ्टर फूड एंटर्स द ड्यूडेनम, तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी प्रोडक्शन और रिलीज बढ़ता जाता है। एक हार्मोन है जो इसमें रोल प्ले करता है जिसको कोलेसिस्टोकिनिन कहते हैं, या फिर उसको सीसीके कहा जाता है। अब को क्या काम करता है, वो कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर करता है और रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर कंट्रोलिंग बाइल इनटू द ड्यूडेनम, तो वो कंट्रैक्शन भी करता है गॉल ब्लैडर की, और जो स्फिंक्टर है उसके जो एक्टिविटी है उसकी कंट्रोल करता है ताकि बाइल जो है वो एंटर हो सके ड्यूडेनम में। अब एक सिक्रीटन है, जो सिक्रीटिन हार्मोन है दैट आल्सो प्रमोट्स बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन फ्रॉम द बाइल डक्ट्स। अब हम बात करते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। मोस्ट बाइल सॉल्ट्स आर नॉट लॉस्ट इन द फीसेस, बड़े सारे जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो फीसेस में लॉस हो जाते हैं क्योंकि फीसेस की पिगमेंटेशन करता है, पर बड़े सारे रीअब्जॉर्ब भी होते हैं। जब वो लिपिड डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मेनली इन द टर्मिनल इलियम। फिर क्या होता है, देन दे रिटर्न टू द लिवर थ्रू द पोर्टल ब्लड, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसके द्वारा वो रीअब्जॉर्ब करके लिवर में पहुंच जाते हैं। अब इस रिसाइकलिंग को कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई यहाँ पे। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जो बाइल जो हमारे फूड में गई थी वो वापस रीअब्जॉर्ब होके एंटेरोहेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में वापस पहुँच जाती है। अब कौन सी सीक्वेंस एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लिवर में बाइल बनता है और बाइल जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर हेपेटिक रीअब्जॉर्प्शन हुई उसकी, और फिर पोर्टल ब्लड के थ्रू जो है फिर से लिवर में आ गया। तो ये जो है ये बाइल सॉल्ट्स जो है वो रीयूज हो जाते हैं, उनकी वेस्टेज नहीं होती और मल्टीपल टाइम इनको यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग को फिर से हम रिकैप कर सकते हैं कि लिवर जो है वो बाइल सिक्रीशन करता है, गॉल ब्लैडर में जाते हैं, वहाँ स्टोर होता है, कंसनट्रेट होता है, फिर वो रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से फिर से वो इलियम के अंदर जो जाके रीअब्जॉर्ब हो जाता है, फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटेरोहेपेटिक
सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू दोबारा से वो लिवर के अंदर पहुंच जाता है। तो इससे जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो बाइल रीयूज हो जाता है। अब हम फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव सिक्रीशंस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स जो है वो सलीवा और एमाइलेज बनाते हैं, सलीवरी एमाइलेज, और इन द स्टमक म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट बनाते हैं। पैराइटल सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, और जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज बनाते हैं, और जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन बनाता है जो कि हार्मोनल पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स जो हैं वो म्यूकस, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाते हैं। और पैनक्रियाज के अंदर एसिनर सेल जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, डक्टल सेल जो बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं, और लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स जो है वो बाइल बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सेल्स याद रखने हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन जो है डाइजेशन को जो है वो बड़ी एफिशिएंटली प्रोसीड करती है, और फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है वो आगे बढ़ता है डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस के थ्रू। सो अगर हम की कंसेप्ट देखें यहाँ पे, तो मेजर सेक्रेटरी सेल्स को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो म्यूकस सेल्स हैं, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट बनाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और लुब्रिकेशन करते हैं। पैराइटल सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं जो कि एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिड एनवायरनमेंट बनाते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन बनाते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेजेस बनाते हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन में फर्दर हेल्प करते हैं। और जी सेल जो गैस्ट्रिन बनाते हैं जो कि हार्मोनल पार्ट है, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन करता है और मोटिलिटी होती है। अगर पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स की बात करें तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स की कंप्लीट करते हैं वो। तो पैनक्रियाटिक डक्ट सेल जो है वो बाइकार्बोनेट बनाते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड के कारण जो काइम जो एसिडिक हो रखा था उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। और जो हेपेटोसाइट्स हैं वो बाइल प्रोड्यूस करते हैं जो कि लिपिड की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और फर्दर उनको जो है वो एंटेरोहेपेटिक सिस्टम के द्वारा, साइकिल के द्वारा उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, गैस्ट्रिक जो हमारे सलेवरी ग्लैंड्स हैं क्या सिक्रीट करते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे उनकी सिक्रीशन HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस, गैस्ट्रिन। लिवर जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीटिन एंजाइम जो सिक्रीशन करते हैं वो दैट इज़ एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, मतलब पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल जो है फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन है, ब्रश बॉर्डर है, ये म्यूकस लुब्रिकेंट्स में हेल्प करते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो है वो डाइसेक्राइड, पेप्टाइडेज, न्यूक्लिडेज, मतलब अलग अलग चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हार्मोनल सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीटिन या फिर डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो ये अलग अलग जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे जाते हैं इंटेस्टाइनल पार्ट्स के द्वारा। और अब ये लास्ट कंपोनेंट है ये इस लेक्चर का कि थोड़ा सा हम जो पॉइंट्स याद रखने वाले एक बार ओवरव्यू ले लें कि जो पैराइटल सेल्स हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। जी सेल्स हैं जो उसकी सिक्रीट गैस्ट्रिन जो कि हमारे स्टमक को कंट्रोल करती है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करती है। बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम, उनमें सिर्फ बाइल जो सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियाटिक एसिनर सेल जो है वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो। पैनक्रियाटिक डक्ट सेल जो है वो सिक्रीट बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड जो कि बैलेंस करता है एनवायरनमेंट को, जो एसिडिक एनवायरनमेंट स्टोमक से कायम आ रहा है वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो एंटेरोपेप्टाइडेज है वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिन में बदलता है, ट्रिप्सिन फर्दर कास्केड ऑफ एक्टिविटीज़ करता है। जो बाइल सॉल्ट है उसको रिसाइकल कर लिया जाता है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के द्वारा और मल्टीपल टाइम उसको यूज़ किया जाता है। जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं वो कंप्लीट करते हैं फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन। और जो म्यूकस है, म्यूकस बाइकार्बोनेट है, वो एक बैरियर जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम ऑटो डाइजेशन। तो ये जो है ये चैप्टर यहाँ मतलब आज यहीं ख़त्म होता है इसका जो टॉपिक है। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि स्टमक की कौन सी सेल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों सिक्रीट करती है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, चीफ सेल्स, ऑप्शन बी है जी सेल्स, ऑप्शन सी है पैराइटल सेल्स, ऑप्शन डी है दैट इज़ म्यूकस सेल्स। तो अपना आंसर जो है वो A, B, C या फिर D कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अब हमने डाइजेस्टिव सिक्रीशन को समझ लिया है बिल्कुल अच्छे से, पर फूड पर इन सिक्रीशंस का एक्चुअल एक्शन शुरू कहाँ होता है? क्या डाइजेशन केवल स्टमक में शुरू होता है या आपके माउथ में फूड का पहला बाइट लेते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो इसी सवाल का आंसर जानेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो कि डाइजेशन इन द माउथ है उसमें। सो कीप लर्निंग विद डॉक्टर राजीव कुमार। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें
आपको उसमें ये नोट्स की कॉपी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग काशिप एजुकेशन।